फेसबुक की दुनिया, इंस्टाग्राम की दुनिया, जी। व्हाट्सएप में उलझी है टेलीग्राम की दुनिया। क्या बात है। और हकीकत से बढ़ा है फासला कुछ इस कदर यारों, रह कहाँ गई किसी काम की दुनिया। तो कर मध्ये च सरस्वती कर मूले च गोविंद प्रभात काले कर दर्शन। शिवरात्रि की ऐसी रात कहाँ है, जी। साधुओं के ऐसे ठाट कहाँ है, क्या बात। और मुंह में घुलता एक पान ढूंढ के लाओ, अच्छा। एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ। क्या बात है। हाँ। कि बचपन में सुनी थी लोमड़ी की कहानी, जी। उछले पड़ी थी अंगूर की दीवानी। क्या बात। स्वभाव के विपरीत वो फल खाने चली थी और भूल कर लक्ष्य दूसरों को रिझाने चली थी। सही बात। पर असल में लोमड़ी अंगूर खाती कहाँ है, हाँ। और खाकर उससे खट्टा बताती कहाँ है। असफल हुए तो मंजिल खट्टी लगी है, यहाँ तो कोचिंगों की सट्टी लगी। क्या बात। सीमित जो गर न हुआ हाँ। तकनीकी उपयोग, अच्छा। रिश्तों को खा जाएगा मोबाइल का रोग। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे गेस्ट आए हुए हैं जो अगर मदिरा पे लिख दे तो भी कमाल हो जाए। डिजिटल कविता कहने में तो मतलब माशाल्लाह गजब के हैं, और उनके नाम के बारे में क्या ही बोले, साक्षात वो स्वयं आए हुए हैं। और आज के पॉडकास्ट में हम बात नहीं करेंगे, वो बात करेंगे, हम सिर्फ सुनने बैठे हुए हैं। तो नमस्कार डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रशांत जी हैं ये। बाकी नाम बताने की आवश्यकता तो मुझे नहीं लगती है कि है। हाँ नहीं, सही आप कह रहे हैं, नाम में कुछ नहीं रखा है। नहीं। क्योंकि हर अगर आदमी जो बनारस में रहता है जी। बनारसी उसकी पहचान है। और बनारस में भी मैंने लिखा था कि ये ऐसा शहर है ना कि गल चौर में बाझल हुआ। अच्छा। क्यों काम से बिल्कुल फ्री। हाँ। और हर चौराहे पे मिल जाइए तो के चाटे पद्मश्री। वाह, तो सही बात है। यहाँ हर चौराहे पे चाट पद्मश्री मिल जाते हैं। हाँ। तो ये शहर है जो आपको आइडेंटिफाई करता है, ये शहर आपके अंदर बसता है। क्या बात है। बनारस में अगर देखा जाए तो भैया कवि हैं, जैसा कि इनके पहले ही कुछ शब्दों में पता चल गया होगा आप लोगों को। और बनारस में एक खास बात और भी है कि अगर आपको किसी तरीके का घमंड है अपने किसी भी ज्ञान का, शरीर का, पौरुष का, सुंदरता का, या फिर लेखनी का, तो एक ऑटो वाला भी कुछ कर सकता है भैया। जिस दिन आपको ये अभिमान हो गया जी कि आप बहुत अच्छे रचनाकार हैं, या बहुत अच्छे कवि हैं, या आप गणित के बहुत अच्छे, या कोई डॉक्टर ही होगा जी। अगर वो जाएगा किसी को, आप समझ लीजिए हर ऑटो वाला आपको शुगर ठीक करने का 50 तरीका बता देगा, क्योंकि डॉक्टर के पास 2 ही 3 तरीका होगा। तो बिल्कुल ज्ञान देने वाले यहाँ पे एकदम भैया पड़े हुए। एक बार क्या हुआ था, एक छोटा सा बच्चा था, तो उनके अपने पिताजी से पूछा, पापा ट्रांसलेशन करना नहीं आ रहा है हमको, क्या ट्रांसलेट करना है? कहा संतोष आम खाता है। अच्छा, संतोष आम खाता है। तो पिताजी अब ज्ञान देने की आदत है, कहीं दे नहीं पा रहे हैं, तो लिख रहे हैं कि सेटिस्फैक्शन इज जनरल अकाउंट। मतलब आपको ज्ञान देना है, सामने वाला समझे न समझे, सेटिस्फैक्शन इज जनरल अकाउंट। तो हर यहाँ विद्वान भैया ऐसा भरे हुए हैं। हम हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको हम लोग निकनेम उनका बाबा है। अच्छा। और अनिल यादव, बंटी भैया हैं, सब लोग जो है घाट पे अधिकतर जाया करते हैं। तो आपको कभी ये घमंड हो जाए कि हमको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, तो आप वहाँ घाट पे चले जाइए, कोई रिक्शा वाला आएगा, आपको ये आभास हो जाएगा कि आप कुछ नहीं जानते। भैया लोग आपस में बात कर रहे थे, तो हम भी वहीं पे सुनने लगे, तो आपस में बात कर रहे हैं। एक भैया सिगरेट पी रहे थे। अच्छा। तो उनको देख के कहते हैं बड़े भैया को कि आर यू ड्रिंकिंग सिगरेट? आप सिगरेट पी रहे हैं? सामने बाबा थे, तो बाबा बोलते हैं हाँ यस आई एम। तो दूसरे बंटी भैया पूछते हैं एंड इज, मतलब और है? और है। तो वो कहते हैं इंक्रीज दिस साइड, मतलब बढ़ावा। तो यहाँ अंग्रेजी भी ऐसी है भैया, मतलब एकदम अलग जो है। अभी हम एक तो कवि सम्मेलन करा रहे थे, तो सबको बुलाए, हम कहे क्या आप क्या खाना चाहेंगे जी? तो बड़े पोएट थे, तो कह रहे कुछ व्यवस्था है? अच्छा। तो हम समझ नहीं पाए, हम हैदराबाद से आए थे, थोड़ा तो पॉलिश्ड हो चुके थे, थोड़ा सा हम समझ नहीं पाए। क्या द्रव्य की कुछ व्यवस्था है? हम क्या अच्छा, तो हम पूछे क्या चाहिए? तो अब तक गुरुजी आ गए सामने, तो बोल नहीं पा रहे थे। तो कनवा में जो हम लोग वही हुआ, तो हम कहे कि हाँ कुल व्यवस्था है भैया, कि सुरती, बीड़ी, सिगरेट, चाहे गांजा, भांग, तमाकू, सुरती, बीड़ी, सिगरेट, चाहे गांजा, भांग, तमाकू, और सज्जन दुर्जन चाहे, चाहे चोर सांवर डाकू, और पौआ अद्धा खंभा चाहे, चाय पान और लस्सी, सब काशी घाट मिलेगा हरिश्चंद्र हो या अस्सी। तो बनारस में हर चीज की सुविधा उपलब्ध है। तो हम लोग से प्रोग्राम हुआ, तो ये पूछे कि द्रव्य की व्यवस्था है? हम कहे क्या पूछ रहे हैं आप? तो कह रहे हैं कौन कौन द्रव्य मिलता है?
तो हमसे तो उनका विषय था कि वो ड्रिंक करते थे वो। तो अब इशारों में सब बात हो रही है, तो ब्रांड्स के नाम वाली जो हमारी कविता थी, वो कौन सा था मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं अभी आ रहा है। मॉन्क का भी नाम बड़ा बूढ़ा सन्यासी है। बड़े बड़े राइटर होते हैं ना, उनके दिमाग में ये होता है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बोला जाता था कि वो भूलते बहुत थे। तो वो अपने घर वालों का भी नंबर डायरी में लिखते थे। पत्नी का मोबाइल नंबर छोड़ के हमको कुछ याद नहीं है अपने, इसीलिए जीवित भी है, इसीलिए हम जीवित भी है। और हमने ये कहा भी था कि हाथ बांधे साथ चलना चाहिए, पूछ कर घर से निकलना चाहिए जी। और पास में पत्नी अगर खूंखार हो, आदमी को कम उछलना चाहिए। तो जीवन में यही सीखने को भी मिला है। हाँ, नहीं सही है। तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में था जब आपके आने से पहले, वो ये था कि भैया आज भी ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा जाता है मोस्टली, कि जो बनारस के या पूरे भारत के जो युवा कवि हैं जिनको सही मंच नहीं मिल पा रहा है, उनको क्या किया जाए? वो मतलब आज भी कवियों में भी पॉलिटिक्स होती है क्या, कि सही मंच न मिल पाना या सही जगह न मिल पाना? भैया हमको जहाँ तक समझ आता है, पॉलिटिशियंस को छोड़ के जी हर जगह उनसे ज्यादा पॉलिटिक्स होती है। तो यहाँ हर कोई नेतागिरी करना चाहता है, हर फील्ड में घुसाया हुआ है पॉलिटिक्स। क्योंकि पहले बॉलीवुड में केवल था कि केवल 3 नाम चलते थे। नए बच्चों के साथ समस्या ये थोड़ी सी आ गई है कि हर आदमी जो है सबसे पहले वो कुमार विश्वासी बनना चाहेगा। सही बात। और अध्ययन कोई करेगा नहीं। अब कुमार जी हैं, उनसे आप किसी विषय में आप उनसे बात कर लीजिए, उन्होंने अध्ययन किया है। अब यहाँ पे 4 कविताएं पढ़ी नहीं, 2 कविताएं लिखी नहीं, और आप जो है सीधे मंच पे आ गए जी। और एक मंची परंपरा हुआ करती थी, पहले झोला ढोना पड़ता था। बड़े कवि का झोला लोग ढोआ करते थे। 10 साल झोला ढोते थे तो 11वें साल एक मुक्तक पढ़ने को पाते थे। बिल्कुल। तो ये पूरा ये ट्रेंड चला है। कुमार विश्वास जी ने कहा भी है कि इस ट्रेंड को कुमार विश्वास जी ने तोड़ा। और उन्होंने समझे कविता को, जो गद्दी नहीं बिछी होती थी, बोरा और गद्दी के बीच कवि सम्मेलन होता था, बैठ करके उसको उन्होंने सोफा, बकायदा सोफा, और जो आप कहते हैं जितने ब्रांडिंग्स जो होती है कविताओं की, वो कुमार विश्वास जी का बहुत बड़ा योगदान है कविताओं को और कवियों को एक ब्रांड बनाने के रूप में। तो वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा परिवर्तन आया। हमें लगता है भैया कि कवियों का कुर्ता पैजामा और झोला उतारने का काम कुमार विश्वास जी ने किया, कि वो आप ब्लेजर डाल करके और खड़ी होकर के माइक लेकर के आप पढ़ सकते हैं। इसको उन्होंने ही करा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो कुर्ता पैजामा वो उतरवा देगा, कोई तो दमदार भैया है, बनारस के हैं, वो तो ब्लेजर उतरवा देंगे। उसके बाद टी-शर्ट और बंडी में आदमी कविता करी। हम लोग क्या आ चुका लोगों और हम लोग के साथ बहुत सारा पॉडकास्ट कर लेना। तो अब नए लोग आ रहे हैं, वो और करें इस परंपरा को आगे लेके जाएंगे जी। बहुत शानदार कवि लोग आएंगे। हाँ, तो अच्छा, ये क्या लगता है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए जिसमें कि बनारस के कवि आसानी से आ सके, एक जगह पे बैठ के अपने कविताओं को रख सके, जो कि थोड़ा पॉपुलर हो? एक ब्रांड का नाम लेना चाहूँगा, डिजिटल खिड़की। भैया बहुत बड़ी ब्रांड डिजिटल खिड़की, और बहुत पॉपुलर है, बहुत तरह तरह के लोग उसमें आके परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन बनारस में दिक्कत ये है कि 2 बनारसी विद्वानों को आप साथ में बैठा ही नहीं पाएंगे, कि या एक बोलेगा अगर तो दूसरा सुनेगा नहीं। समझे? बनारसियों को आप बैठा ही नहीं सकते जो है। यहाँ समझिए, आप अगर किसी कुत्ता को रंग के आप बनारस में छोड़ दीजिए इसे, अच्छा, कम से कम 40,000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन आप किसी को ज्ञान की बात करने लगिए तो कोई सुनबे नहीं करेगा। ज्ञान मत दे, ज्ञान मत दिए। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कि हम लोग जब ग्रेजुएशन में थे समय बहुत बड़ी ट्रेजेडी बनारस में हुई थी। कई जगह बॉम्ब प्लांट्स किए गए थे और बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। बहुत लोग यहाँ पे मतलब वो बहुत संकट मोचन हुआ था फिर शहर में पीछे। लेकिन बनारसियों का आप ये समझिए, आप जज्बा आप देख लीजिए, कुछ जगह बॉम्ब डिफ्यूज किए जा रहे थे तो 200 लोग वहां उसको घेर के खड़े थे और देख रहे थे कि बॉम्ब डिफ्यूज कैसे होता है। तो इतनी हिम्मत है बनारसियों की, मतलब आप सोच नहीं सकते। जो एक हिम्मत की अगर बात करें तो जिस समय घटना हम लोग छोटे थे, ये इससे बनारस में भैया बम डिफ्यूज हो रहा है, वहाँ खड़े होकर कैसे देख रहे हैं जी। मतलब ये बनारस है गुरु की, मतलब डरता वरता घंटा नहीं है। और अभी कविता की जो बात होता रहा ब्रांड वाला, ब्रांड से याद है, वैसे था कि जादू का क्षण ही शिक्षक की शिक्षा है, और काला कुत्ता अधिकारी की इच्छा है, और 8 बजे जॉनी उठकर चलता है, और बूढ़े सन्यासी की यही परीक्षा है। क्या बात है। यही इसमें
ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो आया ना हो। हाँ। और जबकि हम लोग जो है नॉन अल्कोहलिक के कैस्टर मुखर्जी मतलब हम लोग कोई नहीं। ये इस तरीके से एक अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने मधुशाला लिखी और बताया जाता है कि उन्हें वो अगर होते ना तो डंडा लेके हमको मारे होते। वो बहुत अच्छी कविता है और हमारी इस पंक्ति मतलब मैं वहां से नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये था कि वो भी नॉन अल्कोहलिक होते हुए भी मधुशाला इतनी बढ़िया बहुत अच्छा पुस्तक उन्होंने लिखी और उसमें इतनी सारी कविताएं मतलब बनी, उसमें तो मतलब ऐसे कंट्रोवर्सी भी कुछ रही। हाँ नहीं, वो भैया बात ही जहाँ आप जब सफलता को प्राप्त करने लगते हैं तो कंट्रोवर्सी आपके साथ साथ चलती है। अच्छा, तो आप कभी भी कुछ अच्छा करें कंट्रोवर्सी आपके साथ लग ही जाएगी। एक हमारे मित्र हैं तो उनको अभी बहुत जल्दी नाम भी ले लेते हैं, उनको महेश चंद्र जायसवाल हमारे साथ हैं। उनको किसी ने एक मूर्ति उनको दी। अच्छा, गांधी जी के 3 बंदर बने हुए थे। 3 बंदर आप जान ही रहे, एक आंख पे हाथ रखा है, एक मुंह पे हाथ रखा है, एक कान पे हाथ रखा है, 3 बंदर उसमें थे। तो उन्होंने लिया उसको, मूर्तियां को देख रहे थे वो, क्या देखना चाह रहे हैं कि इसमें कुछ विशेष है। कहने चौथा बंदर नहीं दिख रहा है। तो कहे चौथा बंदर कौन सा? तो कहे बुरा मत करो वाला। कहे अच्छा, तो कहे चलिए ठीक है वो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बताइए कि इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? कहे एक बंदर आंख पे हाथ रखा हुआ है तो दो ने आंख पे हाथ नहीं रखा है, 2 आंख खोले हुए। एक ने कान पे हाथ रखा है तो 2 ने कान पे हाथ नहीं रखा है। एक ने मुंह पे हाथ रखा है तो दोनों ने मुंह पे हाथ नहीं रखा है। और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी चलती है, मेजॉरिटी की बात मानी जाती है। इसका मतलब क्या है कि बुरा हम देख भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, बुरा हम सुन भी सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है। आप कुछ भी करेंगे लोग पीछे पड़ ही जाएंगे, तो उसके पीछे हम लोग को नहीं जाना है, कंट्रोवर्सी में पढ़ना भी नहीं है। अच्छा, ये आप अभी तक कंट्रोवर्सी से बचे कैसे रहे? एक भी स्टेटमेंट आपका कभी भी किसी के अगेंस्ट नहीं आता है? भैया आता है भैया, हम फंसे भी बहुत बुरा है। अच्छा, लेकिन हम पॉडकास्ट पे हम बताएंगे नहीं ना, लेकिन फिर फंस सकते हैं, फिर दोबारा फंस जाएंगे। तो ऐसा हम नहीं करेंगे। बातों को मिस इंटरप्रेट कर दिया जाता है। जैसे हमने एक बार वही लोग बात कर रहे थे, मानस पे बात हम लोग की हो रही थी। तो मेरा ये कहना था कि जैसे यहाँ पे सीरियल्स और टीवी शोज बन जाते हैं जी, रामायण बन गया और आपके महाभारत बन गया, लेकिन किसी ने कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हम वाल्मीकि रामायण को पूरा देख के उनके पूरे प्रसंगों से कुछ सीख लेने का प्रयास करें। हम लोग मान लेते कि रावण जो है एक विलेनियस कैरेक्टर था, उससे गर्दा कोई नहीं था, लेकिन हम कुछ अच्छी चीज भी सीख सकते हैं रावण से। तो ये सीखने की परंपरा खत्म हो गई है। जैसे वाल्मीकि रामायण में ये यहाँ तक प्रसंग है कि हनुमान जी जब रावण की सभा में जाते हैं तो सबसे पहला जो फर्स्ट रिएक्शन होता है वो उसकी सभा में उसका तेज देख के मोहित हो जाते हैं। और उसके बाद जो उनके मन में भाव आता है कि अहो रूपम अहो सत्वम अहो द्वितीय अहो राक्षस राजस सर्वलक्षण युक्त, मतलब रूप में गुण में हर तरह से वो राम की इक्विवेलेंट था, बस एक अहंकार आ गया जिसके कारण वो बर्बाद हो गया जी। तो लौट के जब रावण जब अपनी सभा से आते हैं तो मंदोदरी पूछती हैं उनसे कि कोई संस्कृत में है तो उसको मैंने हिंदी में अनुवाद करने का प्रयास किया है कि पराक्रम पौरुष परंपरा का पर्याय हो, असीम अलौकिक अंतहीन अध्याय हो, तीनों लोग तुम्हारे माया के अधीन हैं, फिर सीता क्यों जो राम में ही लीन है, और साधु बन छल किया गए दाढ़ी केश में, क्यों नहीं पहुंचे तुम जानकी समक्ष राम के वेश में। क्या बात। तब दशानन बोलते हैं हाँ गया था एक बार मैं राम रूप धरने, ताड़ना उद्देश्य था लगा सबको तरने, और रावण का मूल कहाँ राम के रूप में, और दिए का अस्तित्व कहाँ कड़ी धूप में, और राम बन कोई नारी अलग कहाँ दिखी, सीता हो या मंदोदरी हर कोई माँ दिखी, और राम समक्ष झुका मेरा शीश है, और रावण मायावी है तो राम मायाधीश। क्या बात है। तो हर किसी से आप सीख सकते हैं। तो आप रावण संहिता पढ़िए, आप मतलब आप स्तब्ध हो जाएंगे रावण के ज्ञान को देख के। अच्छा, ये क्या कौन सी किताब की बात? जैसे रावण बहुत बड़ा ज्योतिष विद्या का उसको ज्ञान बहुत अच्छा था, ज्योतिषाचार्य भी वो रहे, और कई जगह तो यहाँ तक प्रसंग आया है कि जब सेतु बंधन हो रहा था तो खोजा जा रहा था कि सबसे बड़ा विद्वान ब्राह्मण को लाना है और सेतु बंधन करवाना है। तो किसको लाया जाता? तो उस समय उसमें था कि रावण अब एक रामायण 18,000 बार ट्रांसलेट हुए अलग-अलग। एक वर्जन ये भी है कि रावण खुद आके पूजा करवा के आशीर्वाद दे के गए हैं कि आप जो है विजय भव का आशीर्वाद दे के गए हैं। तो ये तो आप इसको कंट्रोवर्सी के तौर पर ना देख के ये देखना चाहिए कि हमारे यहाँ के विलेन भी जो होते थे वो भी उनसे भी ज्ञान लिया जा सकता था। और जब मृत्यु शैया पे थे तो राम जी ने खुद लक्ष्मण से कहा कि जाओ आप इनसे
ज्ञान ले सकते हैं। तो कितनी बड़ी चीज थी, यहाँ हम लोग दुश्मन बनाए फिरते हैं। और क्या आप नॉलेज बेस रहा होगा हमारे भारत का, ये समाज का? ये हमारे गांव में एक मतलब दादाजी थे, अब तो गुजर गए वो याद आ गया कि वो उन्होंने मुझे बहुत पहले कहा था कि जब समुद्र मंथन अरे वो समुद्र पे जब ब्रिज बनाने वाले थे लोग, पुल बनाने वाले थे, तो रावण को बुलाया गया था पूजा करने के लिए कि आप वो उसका पूजा करेंगे, और रावण आया था, है ना, ऐसा मतलब वो माना गया था। नहीं तो उस प्रसंग पे और एक बार हमसे पूछा गया कि राम सेतु के बारे में कुछ कहेंगे जी। तो उस पे वही हमने उस समय भी एक बार लिखा था कि राम कौन थे, तो लोगों ने हमसे पूछा, तो मैंने वही लिखा कि राम दिनकर भी हैं, राम ही दिन दिखे, राम उत्तर भी हैं, राम पश्चिम दिखे, और भक्ति और भाव का प्रमाणिक पुल बना, त्याग का पर्याय रघुकुल बना, और सागर की विशालता का दंभ तोड़ते चले, पहाड़ों पे राम लिखा छोर जोड़ते चले। क्या बात। और नल नील वानरों संग खड़े एक पैर पर, पत्थर जुड़ते चले समुद्र पर तैर कर, राम स्वयं खड़े हुए कुछ सोच कर विचार कर, फेंकने लगे पत्थर जो डूब गए हार कर। राम इस दृश्य पर पूर्णतः मौन थे, सोचा जो तैर रहे वो कौन है, जो तर गए वो कौन थे। कपीश हनुमान जी मुस्कुराने लगे प्रभु के संताप पे, फिर दिया जवाब थोड़ा तोल थोड़ा नाप के। हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु अपने विचारों को आप नया मोड़ दें, डूबना है नियति राम जिसे छोड़ दें। क्या कहानी खत्म नहीं हुई भैया। वानरों में जोश था, लंका में हाहाकार था, और वानरों में जोश था, लंका में हाहाकार था, और राम स्वयं ही खबर बने, और राम नाम ही अखबार था। और फिर दशानन जाते हैं आपका वहाँ पे, अपने यहाँ जब जाते हैं तो दशानन क्या करते हैं, दशानन सोचते हैं कि हम जो है दशानन लिखते हैं और उस पर जो है छोड़ते हैं। और मजेदार बात ये घटना ये घटी कि दशानन ने दशानन लिखा, उसको छोड़ा, समझ रहे, और वो भी तैरने लगा। अच्छा, वो भी तैरने लगा। राम ही खबर बने, राम नामी अखबार था। दशानन ने जब उसको लिखा तो लोग ये भी कैसे तैर रहा है, अब ये बताइए कि कैसे तैर रहा है, लोगों ने पूछा। तो उन्होंने रावण ने कहा कि ये तैर ऐसे नहीं रहा, हमने बस पत्थरों से यही कह दिया कि तुम्हें कसम है राम की, तैर जाना। आप कितनी बड़ी चीज है ये। सही बात। हम हर चीज को हम सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो मतलब सीखने के लिए तो कोई सीमा ही नहीं है, आदमी सीख सकता है। अच्छा, ये आपका कोई मतलब जब मंचन होता है तो बड़ा हंसी ठिठोली होती है एक दूसरे में, आपके समूह में जब आप लोग बैठते हैं। अभी तो महामूर्ख सम्मेलन हुआ था जिसमें हमने देखा था, ऐसे भी कोई एक हास्यप्रद कहानी या किस्से हैं आप लोगों के जो मंचों के बीच किसी और प्रसिद्ध कवि के साथ हंसी ठिठोली हुई हो, कुछ ऐसा? भैया बहुत सी घटनाएं हम लोग साथ घटी हैं। अभी रिसेंट का ही था कि हमारे मित्र हैं बड़े कवि, वो अपनी पत्नी के साथ ट्रेन से आ रहे थे। अच्छा। हम लोग भी वहाँ बैठे हुए थे। तो एक भिखारी आता है, तो अब वही हम लोग को इम्प्रेस करना था, फट से वो 50 रुपया उठा के भिखरिया को दे देते हैं। कह रहे हैं भैया खूब तो क्या आशीर्वाद देते, वो तो बाल बच्चा खूब नीक हो जाए, एक IAS बन जाए, एक DM बन जाए। अच्छा। तो बहुत खुश हुए कवि साहब महाशय जो है, उन्होंने फिर 50 रुपया उठा के पकड़ा दिया। तो क्या बहुत अच्छा, ये आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे, आप पति पत्नी 7 जन्म तक साथ रहे, जहाँ 7 जन्म सुने, परसों जब से पैसा जो उनके छीन लेते हैं वापस। तो कहे अरे भैया ये काहे छीन रहे हैं, अब पूरी बतिया तो सुनते जाइए। वो भिखारी भी बनारसी था। लेकिन भैया आपकी मस्तक की रेखाएं बता रही है कि आप दोनों का साथ में 7वां जन्म है। तो चेन उठा के सब दे देते हैं वो। तो चला भैया उधार। तो हर जगह आपको यहाँ बनारस में हाथ से मिलेगा। अच्छा, ये आपका लिखने का, ये जो आपका लेखनी है, ये लगभग कितने सालों से आप लिख रहे हैं भैया? हम भैया इंटर से लिख रहे हैं, जब मैं इंटरमीडिएट जब हम थे तब से हम कविताओं में इंटरेस्ट रहा है। यूपी कॉलेज से पढ़े हुए हैं ना? हम भी BHU से पढ़े हुए हैं। अच्छा। यूपी कॉलेज में मैं क्लास 9 तक था। अच्छा, यूपी कॉलेज में 9 तक हम यहाँ। उसके बाद BHU से? उसके बाद यहाँ पे विद्यालय संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल। अच्छा। वहाँ भी पढ़ा, मैं इंटरमीडिएट वहाँ से किया, और फिर जो है BHU वहीं से भी PhD सब वहीं से। अच्छा, सारा कुछ वहीं से हुआ है। तो BHU का प्रोडक्ट तो दिखता है, वो समझ में आ जाता है, मतलब कहना ही नहीं पड़ता है। तो ये आप कक्षा मतलब 12 से ही लिख रहे हैं? हाँ। और अभी भी लिख ही रहे हैं? हाँ, अभी भी लिख रहे हैं। तो मतलब कोई आपकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना हो, तो मतलब हम लोग प्रसिद्ध रचना आप मैं वैसे शिक्षक हूँ बेसिकली, तो मुझसे एक बार कहा गया कि शिक्षा पे कुछ लिखिए, शिक्षा जगत
पे आप कुछ लिखिए, बच्चों के बारे में कुछ लिखिए। क्योंकि ना अब मैं इसलिए आपसे ये कह रहा हूँ क्योंकि आप डिजिटल बहुत लिखते हैं थोड़ा। जी, मैं उस पे ही आना चाह रहा हूँ। जी। जब आप वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं जी, तो उसमें सबसे पहला जो है सुखदेव महाराज जी का एक है कि उन्होंने लिखा था कि युक्ति युक्तम वचः ग्राह्यम बालातपि सुखातपि युक्तिहीनम वचः त्याज्यम वृद्धातपि सुखातपि। मतलब व्हाटएवर इज कंसिस्टेंट विथ राइट रीजनिंग शुड बी एक्सेप्टेड। अच्छा। जो आप रीजनिंग के साथ जो भी चीज हो, चाहे धर्म हो, चाहे साहित्य हो, चाहे कोई पढ़ाई हो या कोई शिक्षा नीति हो, चाहे मेडिकल साइंसेस की कोई बात हो, जब आप उसको एक प्रॉपर एविडेंस के साथ रखते हैं तभी तक वो सही है। और हम लोग को क्या है, पंचतंत्र की कहानियां सुनाई गई हैं, हम लोग को चंदा मामा की कहानियां सुनाई गई हैं, सबका कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन है। हाँ। तो उस पे यही था कि पहले की जो शिक्षा नीति थी ऐसे था कि गुरु परंपरा जब तक थी भारत की पहचान, गुरु से बना विश्व गुरु, भारत देश महान। और कालखंड में मय काले ने किया अलग प्रयोग, शिक्षा शिक्षा ना रही बन गई उद्योग, और उद्योगों का मूल जब स्वार्थ पूर्ति होती है आने वाली पीढ़ी तब शिक्षा को ढोती है। अब पूछे कौन सी पीढ़ी, तो ऐसे है कि उ नुक्कड़ का नंदू, उ दीनू दिहाड़ी, उ गली का गोपी, उ पप्पू पनवाड़ी, उ बाजू का बनिया, उ लल्लू लोहार, उ गधा, उ धोबी, उ कल्लू कुम्हार, उ चाय वाला चंदू, उ झब्बन का झाड़ू, उ मल्लू का मामी, सुरेंद्र का साड़ू, उ आदिल के अब्बा, उ जुम्मन की अम्मी, उ नैकी पतोहिया जेकर नाम हो निम्मी। सबन के शिक्षा कहानी के देखा, शिक्षा भी नैकी पुरानी के देखा, सबके सब गधेलन के हाके पड़े हैं और कोचिंग की दिशा में बस झांके पड़े। अब बात कैसी होती है, उ गुप्ता का पोता, उ शर्मा का नाती, उ पड़वा का बेटवा जौन रहल उत्पाती, कपारे के हर कोना के नोचे और तकिया चादर बिछौना के नोचे। क्या बात है। और आप सब लोगों ने सुनी होगी लोमड़ी की कहानी, कि बचपन में सुनी थी लोमड़ी की कहानी, उछले पड़ी थी अंगूर की दीवानी। क्या स्वभाव के विपरीत वो फल खाने चली थी और भूल कर लक्ष्य दूसरों को रिझाने चली थी। पर असल में लोमड़ी अंगूर खाती कहाँ है और खाकर उससे खट्टा बताती कहाँ है। असफल हुए तो मंजिल खट्टी लगी है, यहाँ तो कोचिंगों की सट्टी लगी। क्या। तो अब ये जो सट्टी है, कोचिंग्स का जो कल्चर शुरू हुआ है बहुत अच्छा है कि हम कुछ सीखने के लिए कोचिंग में जाते हैं, लेकिन बच्चों की जो इच्छा है उसके विपरीत उनके ऊपर अपेक्षाओं का बोझ डाल के जो लादा आता है कि बेटा तुमको मेडिकल पढ़ना है, तुमको इंजीनियरिंग करना है, ये बहुत बड़ा जो है आप कह सकते हैं ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी के रूप में ये आएगा अगले 10 सालों में। और ये नई शिक्षा नीति का जो है बहुत बड़ा दुष्प्रभाव ये होगा, ये फेलियर भी रहेगा। और मतलब ईश्वर की असीम कृपा है कि हम लोग इससे बचे। हम लोग बचे, को पता ही नहीं था कि क्या पढ़ना है, जो कह दिए ये पढ़ना है, अच्छा ठीक है चल एडमिशन करा देती। अरे हम लोग को पता क्या था, पढ़ने चले तो नहीं पता था क्या पढ़ना है, ब्याह के समय नहीं पता था किससे करना है। हम लोग सोचिए खाने पीने का था, क्या खाना है क्या पीना, हम लोग कुछ नहीं पता था। आज के लोगों में खुद से पढ़ने जाते हैं, कोर्स कंप्लीट नहीं होता, खुद से ब्याह करते हैं। अभी नए तो केस देख रहे हैं, कोई ड्रम में चला जा रहा है, कहीं नीला ड्रम में चला जा रहा है, कोई कहीं मारा जा रहा है। तो हर हम लोग क्या है भैया, आप कभी भी आपसे जो बड़े होंगे उनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो उनसे अपने मन का करिए, लेकिन थोड़ा सा सीख करके करिए। जैसे अभी हाल ही में 1 महीने पहले का पूरा हमने ऐसे गूगल से रिपोर्ट निकाला था, 28 लोग पत्नियों के द्वारा मारे जा चुके हैं। नहीं वो ये तो ये अभी से मतलब 1 महीने पहले का रिपोर्ट गूगल पे है, कर लीजिए। 28 केस ऐसे आ गए। तो मतलब आप अगर जीवित हैं तो बड़ी भाग्य की बात है। नहीं, मजेदार चीज है कि मैं पत्नी पे सबसे ज्यादा व्यंग भी करता हूँ। और क्योंकि आपकी बहुत सारी कविताएं मतलब और मेरी जो पहली जो रचना भी पत्नी के ऊपर लिखी थी उसको वायरल करने में मेरी पत्नी का हाथ था। अच्छा। तो उन्होंने बड़ा सहयोग भी किया, वो बड़ा हमारा सहयोग करती, हिंदी बैकग्राउंड की है। अच्छा। तो कहीं भी कोई त्रुटि होती है तो बताती भी है कि आप वो कर रहे हैं। और कविता लिखने का कारण भी वही रहती है कि ऐसा हमारे साथ इतना प्रताड़ित करती कि हम कविता लिखते रहते हैं। तो बहुत मज़ेदार ये चीज़ें, तो हम उसी पे था कि बिच्छू था कभी तिलचट्टा बना दिया, पत्नी ने पीट कर मुझे पट्टा बना दिया, और शादी के पहले मैं भी मीठा अचार था, नींबू निचोड़ कर मुझे खट्टा बना दिया। क्या बात है। तो आप यहाँ आ रहे थे तो उन्हें पता है? उन्होंने पूरा कपड़ा प्रोसेस करवा के भेजी। आपको आपके बहुत बड़ी फैन भी है। अच्छा, क्या बात है। आपका वीडियोस देखती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पॉडकास्ट अब अपने दूसरे एडिशन पे आ चुका है, दूसरा वर्जन इसका होगा जिसमें कहानियाँ कम और कविताएं ज़्यादा होनी चाहिए, और आपकी लिखी कुछ हाईटेक कविताएं होंगी
हैं जो आपने लिखी हैं। जी। और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी आपके माध्यम से उसको सुन पाएं और थोड़ा आनंद लें। अब इस समय ट्रेंड चला है फेसबुक, इंस्टा। हाँ, ये आप खुद बहुत वायरल हैं। तो उस पे ये था कि मोबाइल के दौर में, जी, दोहा है बेसिकली। अच्छा। मोबाइल के दौर में जी चला रील का ट्रेंड, फॉलोवर तो बढ़ गए जी, दोस्त हुए अब अनफ्रेंड। क्या बात है। और अभिवादन हेलो हुआ, नमस्कार अब हाय, और गौ लड़की ने कर दिया सब लड़कों को गाय। क्या और एक और था कि फेसबुक की दुनिया, इंस्टाग्राम की दुनिया, जी, व्हाट्सएप में उलझी है टेलीग्राम की दुनिया, क्या बात है। और हकीकत से बढ़ा है फासला कुछ इस कदर यारों, रह कहाँ गई किसी काम की दुनिया। तो हाईटेक कविताएं रंग से हैं, बहुत कविताएं हैं हाईटेक। जैसे अभी किसी शायर की ही कविता थी, मैं मतलब एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, कि सब किस्से सब फैसले होते नहीं, सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के, मोबाइल वाले दौर के आशिकों को क्या पता, लिखते थे कैसे खत पे कलेजा निकाल। तो आपने कभी खत वत लिखा है भैया? ऐसा कोई मिलबे नहीं कि खत लिखे। ये मतलब आप बचने के लिए? नहीं सही बता, खत नहीं लिखे, हम लोग खुद ही पहुंच जाते थे। हम लोग उस दौर के हैं। अभी खत वाला और इंस्टाग्राम के मैसेज। अब आजकल देखिए लड़के जो है बस मोबाइल, लड़के के बच्चे बच्चियां दोनों जो है मोबाइल में एकदम घुसे रहेंगे। जी, मेरे भाई साहब थे, हमारे सबसे बड़े जो थे, मतलब बड़े पिताजी के लड़के, तो मना करते थे कि देखा केहू से बात जिन की है कॉलेज में पढ़े गए हुआ। अच्छा, जब उनका अपने जो उनका रिश्ता तय हुआ तो मोबाइलवा रखते थे, फिर गमछा लेके बांध लेते थे। और खेत हिंगाना जानते हैं ना, खेतवा जब हिंगाया जाता था तो मोबाइल ऐसे रहता था, वही बंधे खेत खुल हिंगाए। 13 से 14 घंटा वो बतियाते थे वो। अब हम तो बात ही नहीं कर, हमारे मेरे और मेरे पत्नी में समझ लीजिए, आप उनसे भी मिलेंगे तब कि 30 सेकंड से 40 सेकंड बात होती है। ये फलाना सामान ले आइएगा, आप समय पे आ जाइएगा, बस इतनी बात, टू द पॉइंट। और कभी नहीं भी आदतें नहीं थी फोन में बतियाने की, क्योंकि हम लोग के टाइम पे ना वो चैट वाला सिस्टम आ गया था। तो एक बार क्या था ना कि आदत हो गई थी, कीपैड फोन था, तो आदत हो गई थी कि मतलब बिना देखे भी कुछ भी लिखना होता था, तो ऐसे कि मतलब 4 बार 9 दबाएंगे तो W लिख देगा। तो ऐसे याद हो गया था कि कितने बार कौन सा बटन दबाएंगे तो वो लिख देगा। अभी एक मजेदार चीज बताएं, मेरे भैया है, उनका नाम जीतू भैया। अच्छा, बहुत मजेदार किस्सा है कि उस समय मोबाइल आया नहीं था, तो चिट्ठी लिखे, एक मेरे पिताजी को लिखे, मैंने वो चाचा लगते थे उनके, और दूसरी चिट्ठी अपने मित्र को लिखे। तो मित्र को लिखे कि हमको यहाँ दिल्ली चला जाएगा, यहाँ पे नेहरू प्लेस में चला जाएगा, कनाट प्लेस में चला जाएगा, वहाँ लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, उनको निहारा जाएगा, पिक्चर देखा जाएगा। और चाचा को लेके सादर चरण स्पर्श, आपकी बहुत याद आ रही है, कृपया समय पे पैसा भेजने का कष्ट करें। अच्छा, चिट्ठिया लिख दी, लिफाफा बदल गया। अब घर में जौन कुटाई जो है, घर का अपने खूब पिटाई उठाए भैया। मैंने उनके साथ ये था जीवन में कि वो जब भी कोई काम करने चलते थे कुछ उल्टा होता था। तो अपने गांव गए भाई सब, तो गांव में गए तो वहां पे कोई बात हुई, उनके पिताजी नाराज हो गए। अच्छा, तो ऐसे डंडा वहीं रखा हुआ था, खूब सारा बल्ली रखी हुई थी, तो बल्लिया खींच के मारने के लिए निकाले, तो बल्लिया जो सरक गई, तो करे भैया बचावा हो। एक अलग ही भैया, जो हम ऐसे व्यक्ति से जो है हमने हास उन्हीं से हमने सीखा है। अच्छा, मेरे गुरु है मेरे बड़े भाई जीतू भैया। अच्छा, मतलब हास की जितनी घटनाएं मेरे जीवन में हुई, हाँ, उन्हीं से हुई है। एक बार और एक घटना वाली मजा बता रहे हैं, विद्यालय में गए थे वो। अच्छा, तो पढ़ने गए तो हम लोग के विद्यालय में पीटी टीचर का बड़ा महत्व होता था। अच्छा, वो हड़काया रहता था कि कुछ समय से बड़े फिट होते थे, लेट ना हो। अब गाँव का अपना स्कूल कॉलेज है, तो जो आपके कईन होता था, बांस का कईन होता, तो लेट हुए तो कहीं नहीं लेके मदन कहे गुरुजी माफ करता, देर ना हुई। लेकिन गुरुजी कहाँ माने, गुरुजी कहे ऐसे करे, कैसे हाथ करो, तो भैया ऐसे हाथ के फिर मारे, वो हड्डिया पे लग गया और मुंह से बनारसी भैया थे, मुंह से एक गाली निकल गया। अब दीप एक गाली निकल गया, अब गुरुजी गुस्सा गए, गुरुजी लाठी उठा ले, गुरुजी फिर मरना। अब चोट तो लगी रही है, अब भैया के बर्दाश्त ना हो, लेकिन वही अधवा लेके गुरुजी के पीछे दौड़ रहा। अब गुरुजी आगे आगे, भैया पीछे पीछे। शाम के खबर पहुंचल घर पे, खूब फिर पिटा को। तो हम ऐसे अरे जीतू भैया, तो हम भैया ऐसे आदमी से हाथ से सीखे है ना। ये बहुत मतलब है कैरेक्टर ऐसा है कि मिलने की इच्छा भी होगी। आप मिलेंगे उनसे। बड़े भैया की शादी तय हुई घर पे,
तो वह लड़की को देखने जाना है। हाँ। तो हमारे यहाँ कुछ प्रेफरेंसेस थी, अच्छा। मतलब मैं कि यहाँ फलाना फलाना क्वालिटीज होनी चाहिए, अच्छा। तभी ये रिश्ता तय होगा। तो भैया आए, घर आए, खूब तारीफ किए, मैंने अपना कि हाँ एकदम परफेक्ट है सब कुछ, ये सब कुछ, शादी तय हो गई। जब मंडपवा में दुल्हन आती है तो उस टाइप की नहीं मैं इस चीज को मैं इस पे नहीं कहूंगा कि मतलब बॉडी शेमिंग पे मैं नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी घटनाएं तो पूछल गया उनसे कि भैया तो कुछ और बताओ तो रहला, ए लगा था बगल वाली के देख ले लिए लगा था तो सर की जाना लोग के देख दिली। तो इस टाइप का कैरेक्टर रहे हैं। हाँ नहीं क्योंकि पहले ऐसा होता भी था कि अकेले नहीं दिखाया, 2-3 लोग रहे तो मैं हो सकता भैया बदल गया क्या कर। सही बात है। कोई और मुक्तक भी है जो डिजिटल थोड़ा सा? डिजिटल एक बहुत पुराना है, बहुत आप कह सकते हैं व्याकरण की दृष्टि से बहुत मजबूत नहीं है। अच्छा। लेकिन फिर भी अच्छा है। व्हाट्सएप मेरी कविता रही है। अच्छा। और बहुत चली है वो। तो व्याकरण आज के मतलब डिजिटलाइजेशन के दौर में व्याकरण के कहाँ उतना हुआ था? हाँ भैया एकदम ये बात सही कहते हैं। फीलिंग्स मिल जाए, जैसे एक राइटर हुआ जाकिर खान साहब, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया। क्या मतलब इस समय हम लोग के यूथ में तो बड़ा तगड़ा लिखा। जाकिर भाई बहुत अच्छा, पढ़ते भी बहुत अच्छा है। क्या हाँ, उनका शब्द शब्दकोश बहुत मजबूत, शब्दकोश बड़ा मजबूत। तो उनका ये है कि अगर आपकी भावना, भाई व्याकरण ना रहे लेकिन अगर भावना सही और सही जगह पे पहुंच जाता हो तो बड़ा मजेदार हो। तो अगर व्याकरण का चिंता न करते हुए अगर स्टार्टिंग व्याकरण से करते हैं कि सीमित जो गर न हुआ, तकनीकी उपयोग, अच्छा, रिश्तों को खा जाएगा मोबाइल का रोग। क्या बात तो ऐसे था कि वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, अच्छा वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, क्या बात है, वो जीजा साला भौजाई का मैसेज, वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई का मैसेज, वो 5वां वाला रेगिस्तान में सांप मिला है, वो 90 साल के ताऊ को खोया बाप मिला है, वो हीरोइन क्यों शाइन भाग गई थी, वो पाक की नियत नहीं सही थी, वो मिर्चा संग नीम से कोरोना हारेगा, इस बार अमेरिका चीन में घुसकर मारेगा, क्या बात है? इन बेहुदा खबरों का कैसे निवारण होगा? और भैया तृतीय विश्व युद्ध का व्हाट्सएप ही कारण होगा। बिल्कुल। और वो शुगर घटाने के नायाब तरीके। ट्रेन में जब कभी आप सीट वीट ना पाइए तो कुछ नहीं करना है, बस ऐसे खड़े हो जाइए, कोनवा में ऐसे खड़े हो जाइए और ये कहिए कि हाँ मिर्चा में आधा किलो सत्तू डाल देंगे, सत्तू में हल्दी डाल देंगे, इससे शुगर घट जाएगा। अब या तो कह के आप आराम से बैठ सकते हैं या सुरती किसी से मांग लीजिए। तो बिना टिकट के अगर घूमना तो शुगर का इलाज बता दीजिए या सुरती मांग लीजिए, 2 तरीका बहुत आसान है। नहीं तो शुगर का इलाज तो हमरों लग गया हो। तो ताकि उस शुगर घटाने के नायाब तरीके, वो पत्नी को मनाना हम कैसे सीखे, संभव नहीं है। वो पृथ्वी से उल्का पिंड टकराने वाला है, वो परवेज मुशर्रफ ओसामा का साला है, वो प्राइमरी एसएससी भर्ती वाला जीके, वो दक्षिण दिशा की ओर देख न छीके, वो 2 नेताओं में कौन ज्यादा बढ़िया है, वो कैंसर का इलाज भैया खड़ा धनिया है, इन वाहियात खबरों का कैसे निवारण होगा? और तृतीय विश्व युद्ध का व्हाट्सएप ही कारण होगा। और द्वापर में होता तो महाभारत इसी के कारण होता, और शिशुपाल और शकुनी का ये सजीव उदाहरण होता, और पितामह का स्टेटस हमेशा सिंगल होता, और मोबाइल छीना जाता न कि अज्ञातवास के लिए कोई जंगल होता, और कान्हा जो थे इन्हीं तरह होते, कान्हा 24 घंटे ऑनलाइन रहते और 16,000 ग्रुप में ही ज्वाइन रहते। और खबरें कैसी फैलती, वो धृतराष्ट्र की बिल किसने लिखी है, वो दुशासन का चरित्र थोड़ा गंदा है, वो शस्त्र ज्ञान द्रोण के लिए धंधा है, और कर्ण अछूत है क्योंकि आईफोन नहीं यूज किया है, और एकलव्य ने ओलेक्स से कपड़ा लिया है, और उस वक्त भी इसका असर असाधारण होता, महाभारत का यही कारण होता। और कृष्ण ने भी, अंतिम 2 पंक्तियां हैं, कृष्ण ने नहीं कोई गीता सार दिया होता, कीपैड मोबाइल थमाया होता, पांडवों का उद्धार किया होता। तो सबसे अगर सुरक्षित आप रहते हैं तो अगर निरामिष, अब हम तो कहते हैं व्रत नवरात्र रात में ना कि मोबाइल वाला टचपैड वाला हटा के वो कीपैड वाला रख ला, तो असली व्रत वही व्रत हो जाए। सीरियसली हमें लगा कि हम लोग सुबह उठल जाला, तो सुबह उठते पहले कुछ नहीं, मतलब बगल में कहाँ हो ये उठे, पहले सुबह उठ के माई बाबू का पैर छुअल जाए, अब मोबाइल पहले बाबू हमने के यही सिखाया कि जब आप सुबह उठत हुआ तो पिताजी मतलब उन्होंने के शुगर हो, अब गाँव रहा रिटायरमेंट ले लूंगा, तो वो क्या करें कि सुबह उठे तो हमने के हम तो नहीं के लग में
सुतबा करी, मतलब हम कक्षा 10-11 तक उनके साथे सुत करी। अच्छा। तो वो हमके उठावे तक कहे कि ऐसे हाथ करला, अरे मैं बोला कि कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य च सरस्वती कर मूले च गोविंद प्रभात काले कर दर्शनम, हो सकला कुछ गलत बोल देना, नहीं वो भाव तो ऐसे ही था कुछ। तो वो बताते हुए याद कराते थे। और हमें लगा कि अब उठल जाए तो इधर उधर देखे तो कौनो कुछ नहीं, कोई खाली मोबाइल ही हो। उठ के पहले ही देखा जाए कि कितना जो रात में अपलोड के लिए तो कितना रीच गया, कितना लाइक हो, कितना लोग गरियले होंगे। तो एकरे अलावा और कुछ तो हमें नहीं दिख पावा था। आप किसी घटना पे हम वही कहे थे कि सच्चे हैं माँ बाप लेकिन जी कलयुगी औलाद हैं, रोज टेडी गिफ्ट सब मुंह जुबानी याद है, और माशुका की आंख में झांके हैं जिस दिन से मियाँ, हुस्न में डूबे हुए हैं इश्क में बर्बाद है। क्या यही ट्रेंड है भैया मोबाइल मोबाइल का ये वो है नहीं, क्योंकि हम लोग के तो बचपन में तो यही सब बताया जाता था। बनारस में अभी जो लास्ट हम लोग का मतलब जो पहला पॉडकास्ट एक बार मानल जाए जिसमें दमदार भी आयल रहल, तो उनसे एक प्रश्न हमार रहल, और वो प्रश्न ही रहल कि बनारस और गाली में कितनी समानता हो, कितनी भिन्नता, और जो पिक्चर में गाली देवल जाला बनारस के नाम पे वो तो बिल्कुल ही अलग हो। तो एक बारे में आप कराए और कहा कैसे कि आप दोनों लोग बड़ा बढ़िया दोस्त होगा। देखा असल बात ये है ना कि बनारस में समझा कम से कम 10 से 15 हजार तरह की मिठाई हुई, हाँ, और कम से कम एकड़ दुगना गाली हुई 30,000 प्रकार का गाली हुई। तो हमारे यहाँ मास्टर हुआ जितना हम लोग बैठी ला कब्बो, तो वही पे बात रही गाली में कुछ लिखबा, तो हमने वही हम लिख ली भैया कि जहाँ गालियों में अलंकार मिला है जी, जहाँ गालियों में अलंकार मिला है, क्या बात है, जहाँ अक्खड़पन आधारशिला है, शिवरात्रि की ऐसी रात कहाँ है, साधुओं के ऐसे ठाट कहाँ है, और मुंह में घुलता एक पान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ। क्या बात है। और बिस्मिल्लाह की शहनाई को देखो, शास्त्री की परछाई को देखो, तुलसी के वो छंद है काफी, हरिश्चंद्र के मन का वो द्वंद है काफी, और स्वामी करपात्री जैसा ज्ञान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ। और यहाँ पे एक बहुत बड़े कवि थे, तो उनसे बनारस आए, तो जब लौटे तो लोगों ने पूछा कि ये क्या लाए हमारे लिए, तो उनका नाम हमारे दिमाग से उतर रहा है, तो उन्होंने यही कहा था कि अत्यधिक क्रोध आने पर हिंसात्मक कार्रवाई न करते हुए चुने गए शब्दों का समूह जिनके उच्चारण मात्र से अत्यधिक शांति की अनुभूति होती वही लेके आए। क्या लाए होंगे दूठे गाली बनारस में आए और गाली देना नहीं सीखे, लेकिन गाली में भी मिठास होती है। हाँ, बिल्कुल। जितना आपसे प्रेम रहेगा उतने मतलब मीठी गाली उतनी मीठी गाली ले। अब हम माइक पर नहीं गिरा से, अब शिक्षक भी हैं, अभी जैसे कैमरा बंद करेंगे हम चाट दे तो नहीं ना, अब दे दो भैया नहीं, जैसे क्या है ना कि हम लोग एक गुरुजी थे रवि केसरी, क्योंकि हमारा शिक्षा में हमें अगर देखा जाए तो आधा से ज्यादा रोल नहीं कर रहा था, और अगर हमें मतलब जानवर से आदमी बनावे में उनका लगभग मतलब योगदान रहा, तो वो हमरे एक मित्र रहलन श्याम जी, है ना, तो अभी सुनियन तो हमें फिर तुरंत उधरस दे दियन। श्याम जी साहनी, वो मतलब उनका नाम श्याम रहल पहले, तो हम लोग जब मैच वैच खेले जाए तो उनके श्यामवा कहल जाए, तो उनका पिताजी उनका नाम श्याम जी रख दिलन आधार कार्ड पर, तो अब उनके श्याम जी हो गए, तो हमने उनके फिर श्याम जी हुआ कह लगा तो ये तरीके से। लेकिन गुरु जी का कारण कि जब हुआ मैं, तो श्याम जी का माता जी उनका भाभी लगे, तो औते श्याम भैया के दूध सुनावे, तो वो जब जॉब वॉब में भी हो गए तो उनके ऑफिस में, तो गुरुदेव इकलौता ऐसा आदमी रहना वो समय जो आईटी का विशेषज्ञ माना जाता था, कंप्यूटर का। तो ये लगभग 2004 और का, लेकिन वो 1998 से कंप्यूटर पे काम करते लोग। तो 2004 में हमार मतलब उनसे जो भी बातचीत दर, तो वो आवे जब भी तो कहीं ऑफिस में बैठे हुए तो ऐसे सुरती उर्ती रख रहे हैं, तो कुछ ले लन, तो जो बच जाए वो कंप्यूटर पे से गिरा दे। तो जब कोई पूछे कि गुरुजी का मतलब यार गंदा कर देला, क्या तेरी जात का मतलब शब्द उन पर कुछ और रहा, कहे कि अरे ये प्रसाद हो, ये ना चढ़ी तो ये ना चली ये तरीके का उनका रहा। और गाली तो मतलब का ही बताया जाए, गजब गजब का उनका। श्याम भैया के हमेशा उनका रहे हमेशा, और श्याम भैया भी कभी ये ना रहा कि वो बुरा माने उनके, मतलब ऐसा लगे कि जब अगर वो आइलन पैर छूना और गरियलन ना, तब इनके लगा कि लगा तो गुरुदेव डिस्टर्ब उनको बात के लिए। अभी बता रहे हैं अपना बता रहे हैं, जब हम लोग हाई स्कूल में थे तो कोई छोटा सा शब्द आ जाता था, जैसे कि नॉर्मल सी कोई बदतमीज बोल दिया या कहीं सुन लिए, तो लगता था बहुत बड़ी बात हो गई। अच्छा, बदतमीज अरे बदतमीज कोई बोल दिया या कोई बहुत बड़ी गाली, बहुत बड़ा शब्द हो गया।
ओकरे बाद भैया जब घाट पे जाए लगे अब आपका बनारस आगमन हो गया। ऐसा धारा प्रवाह मुंह से निकलता है ना कि आप वो रोकब बड़ा मुश्किल काम है। अब क्यों ओकर भाव समझी ना समझी वो अलग बात है। अब हम लोग हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में थे तो वहाँ हम लोग का एक प्रॉपर ये समाज था, कम से कम 400-500 लोग का ग्रुप जी। जो हम लोग का ये था भोजपुरी में ही बात करनी है। अच्छा। चाय से हम लोग का एकदम रिश्ता वैसे ही रहेगा। हाँ। और पूरा देश दुनिया की बात हम लोग बने गरिया उरिया के जब तक नहीं कर ना हो लेते जाए, थे, हाँ। तो लगभग न करे कि मतलब कि हम सभी यूपी का है। सही है गुरु। तो आज के पॉडकास्ट में हम लोग के साथ थे प्रशांत भैया, डॉक्टर प्रशांत भैया, जो कि प्रोफेसर भी हैं, पेशे से कवि भी हैं। मैं सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में संगणक मतलब कंप्यूटर का शिक्षक हूं। अच्छा, CHS सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल बनारस में BHU का शाखा हो और मातृ संस्था। हाँ, वो मातृ संस्था है। मतलब समझ लो बीएचयू का माई हो सकता हाँ, तो मेन यही है। और वहाँ पे आप कंप्यूटर का शिक्षक हुआ। तो आज हम लोग के पॉडकास्ट में भैया रहलन है, तो आप लोग के कैसन लगल ये बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। और बाकी धन्यवाद।